जैसे कि मान लो कि एक बात बोल रहे हैं भाई कि किसी भी एक पर्टिकुलर ये टॉय है, ठीक है, ये क्या है, एक टॉय है। अब ये टॉय का मान लो कि कॉस्ट बनाने में इसको 100 रुपया लगा, ठीक है, 100 रुपया लगेगा, तो जितना बनाने में लगेगा उतने ही में तो बेचेगा नहीं, उसमें क्या जोड़ेगा भाई, अपना प्रॉफिट तो जोड़ेगा ही। तो जब प्रॉफिट जोड़ा मान लो कि इसने 30 रुपया अपना प्रॉफिट जोड़ा, तो इसको बेचेगा कितना में, 130 रुपया, 130 रुपीज में अगर बेचेगा तो ये क्या हो जाएगा, रेवेन्यू हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है जो कि है। तो हम लोग कभी भी अगर बोलते हैं ना कंपनी की रेवेन्यू कितनी है, इतनी है, तो उसने उसमें जितना भी सामान जिस भी प्राइस पर वो बेचा है उन सब सारे प्राइस को अगर टोटल कर दिया जाए तो उस कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल के आता है। ठीक है, तो रेवेन्यू का मतलब इट रेफर्स टू द मनी रिसीट ऑफ द प्रोड्यूसर, वो मनी रिसीट है प्रोड्यूसर का फ्रॉम द सेल ऑफ हिज आउटपुट इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कि उसने जितना भी आउटपुट है या जितना भी कमोडिटी है या जितना भी सर्विस है, वो कितना सर्विस बेचा है, कितना कमोडिटीज उसने बेचा, उसके टोटल वैल्यू कितनी है जितना उसने बेचा है। आई बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कि जितना भी कॉस्ट लगा, अब कॉस्ट दोनों हो सकता है, कॉस्ट कैन बी एक्सप्लिसिट कैन बी इम्प्लिसिट, मतलब दोनों को, इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट को जोड़ते हैं तो हमारा क्या निकलता है भाई, कॉस्ट निकलता है जनरली, है ना। इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट में क्या आता है एग्जांपल भाई एक्सप्लिसिट कॉस्ट का, लेबर वगैरह, और जो इम्प्लिसिट कॉस्ट जो अपने से पैसा वगैरह लगाए, या कोई अपनी जमीन पर अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर रहा है तो उसका रेंट वाला पैसा। ठीक है, चलिए आगे आए जब नेक्स्ट, तो यहाँ बोला गया कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू में 3 तरीके के टाइप को पढ़ेंगे, जैसे कि हमने टोटल कॉस्ट पढ़ा था, एवरेज कॉस्ट पढ़ा था और मार्जिनल कॉस्ट पढ़ा था। सेम उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग टोटल रेवेन्यू देखेंगे, एवरेज रेवेन्यू देखेंगे और मार्जिनल रेवेन्यू। मतलब क्या, रेवेन्यू तीन कंपोनेंट से बना हुआ है, कौन कौन सा, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। अब इसमें पहला समझते हैं टोटल रेवेन्यू क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू मतलब जो टोटल पैसा रिसीव हुआ है कोई कंपनी को कोई भी सामान बेचने से, मतलब इट रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इनकम, ठीक है, रिसीव बाय अ फर्म फ्रॉम सेलिंग अ गिवन अमाउंट ऑफ हिज आउटपुट, कि जितना भी आउटपुट एक कंपनी ने बेचा, टोटल आउटपुट, और उससे जो उसके पास टोटल पैसा आया है, दैट इज कॉल्ड द टोटल रेवेन्यू। मतलब टोटल रेवेन्यू बोलना गलत नहीं होगा कि जितना भी प्राइस है, ठीक है, मान लो कि जूता बेच रहा है, स्नीकर्स, ठीक है, उसने मान लो कि 50 या 500 रुपए का स्नीकर है भाई, सस्ता स्नीकर बोल रहा हूं, स्नीकर है, सस्ता स्नीकर, वैसे 500 रुपए स्नीकर आता नहीं है, 500 रुपए का उसने क्वांटिटी कितना बेचा भाई, मान लो कि 50 क्वांटिटी बेचा, तो अगर हम लोग इसको इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 25,000 रुपीज। तो ये इसका क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस स्टार का मतलब क्या वहां पर, क्वांटिटी, ठीक है, इनटू क्वांटिटी, हाँ मतलब इनटू क्वांटिटी। ठीक है, आते हैं एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, जैसे हमने देखा था, यहां पर मैं बस रिलेट करता जाऊंगा, ठीक है। एवरेज कॉस्ट क्या था भाई, टोटल कॉस्ट बाई क्यू, हाँ या ना, था। तो यहां पर भी क्या होगा, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई क्यू। मतलब क्या है, इट रेफर्स टू द रेवेन्यू रिसीव्ड और अर्न्ड पर यूनिट ऑफ द आउटपुट सोल्ड एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल रेवेन्यू विद द यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। कि जितना भी टोटल रेवेन्यू निकल गया, मान लो कि कंपनी ने जो है वो 5,000 रुपया जो है वो कमाया टोटल रेवेन्यू, और बेचा मान लो 50 टोटल आउटपुट बेचा, इसका मतलब इसको डिवाइड करेंगे, इसका मतलब एवरेज रेवेन्यू कितना है भाई, हर एक प्रोडक्ट पर एवरेज रेवेन्यू कितना है उसका, 100 का। ठीक है, सिंपल से एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय, व्हाई आर यू नॉट फोकसिंग, वेरी गुड, इनटू क्यों, यूनिट, हाँ क्वांटिटी या यूनिट जो सोल्ड हुआ है। ठीक है, आगे आते हैं एवरेज रेवेन्यू कर्व इन द फर्म डिटरमाइंड, जो फर्म्स डिमांड कर्व, दो क्या है, एवरेज रेवेन्यू कर्व इज अ फर्म्स डिमांड कर्व। याद रखना, कोई भी एवरेज रेवेन्यू जो फर्म का होता है वही एक तरीके से फर्म का क्या होता है भाई, डिमांड कर्व भी कहलाता है। तो अगर एवरेज कर्व बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, मतलब वो कंपनी बहुत अच्छे तरीके से पैसा कमा रहा है, तो यहां पर क्या देखेंगे, फर्म्स डिमांड कर्व इज अ कर्व शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द मार्केट। कि मतलब कि प्राइस क्या है भाई,
और क्वांटिटी जो डिमांड है मार्केट में वो कितना हो रहा है। वो जो कर्व बताता है वो कौन बताता है भाई, फर्म का डिमांड कर्व। तो फर्म का डिमांड कर्व क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या है और उसके हिसाब से उस प्राइस पर वो क्वांटिटी कितना जो है वो लोग खरीदना चाह रहे हैं या खरीद रहे हैं, क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, वी नो दैट फॉर अ फर्म प्राइस इज इक्वल टू द एवरेज रेवेन्यू। याद रखना, प्राइस जो होता है वो हमेशा एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है एक फर्म के लिए। क्या होता है भाई, प्राइस जो होता है वो एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है। एंड द एवरेज रेवेन्यू कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द आउटपुट ऑफ मार्केट। और जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो क्या बताता है भाई, क्या बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड आउटपुट ऑफ मार्केट। क्या भाई, कि क्या प्राइस है और मार्केट की क्या आउटपुट है, दोनों चीजों के बारे में समझ में आता है। ठीक है, यहाँ पर अकॉर्डिंगली वी कैन स्टेट दैट फर्म्स डिमांड कर्व इज सेम एज द एवरेज रेवेन्यू कर्व ऑफ द फर्म। याद रखना, क्यों भाई, क्योंकि प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू इसका मतलब क्या, फर्म का जो डिमांड कर्व होगा कभी भी वो सेम होगा किससे, एवरेज रेवेन्यू कर्व। याद रखना, क्लियर। अब यहां पर समझने वाली बात यहां पर ये है कि व्हाट डू मीन बाय मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता था भाई, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन क्यू। अब यहां पर आर हो गया मतलब रेवेन्यू हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू, तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाय चेंज इन क्यू। बस सिंपल सा लॉजिकल है। इसका मतलब क्या है कि इट मेजर्स द एडिशनल रेवेन्यू। मतलब एक प्रोडक्ट हमने बनाया, ठीक है, मान लो कि एक प्रोडक्ट हमने बेचा भाई, बेचा, और उस पर जो टोटल रेवेन्यू आया, टोटल रेवेन्यू वो मान लो कि 50 रुपया आया। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट बेचा तो मान लो 100 रुपया आया। तो इसका मतलब जो टोटल रेवेन्यू है एक आउटपुट बढ़ने पर वो कितना बढ़ा या घटा, 50। इसका मतलब जो 50 हो गया वो हमारा क्या हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू। मतलब एक यूनिट बेचने पर, ज्यादा बेचने पर या कम बेचने पर जितना भी रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू में चेंज आया है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू। और मार्जिनल रेवेन्यू का दूसरा फॉर्मूला होता है मार्जिनल रेवेन्यू का TRN माइनस TRN माइनस 1। जैसे वहां TCN माइनस 1 होता था टोटल कॉस्ट, सेम उसी तरीके से यहां भी आपको देखने को मिलेगा जो मार्जिनल रेवेन्यू N होगा वो क्या होगा, टोटल रेवेन्यू N माइनस टोटल रेवेन्यू N माइनस 1। बस सेम चीज है। अगर किसी ने कॉस्ट को सही से तरीके से अगर देखा होगा तो रेवेन्यू फटफट समझ में आएगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा, कोई चांस ही नहीं। देखो अब आते हैं नेगेटिव मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिन देखो, कभी भी देखे मार्जिनल कॉस्ट देखे, मार्जिनल प्रोडक्ट देखे, हमेशा नेगेटिव में जाता है। हमने देखा था ना मार्जिनल प्रोडक्ट में भी, या फिर हमने अगर देखा था मार्जिनल कॉस्ट भी नेगेटिव में जाता है कि नहीं जाता है। सेम उसी तरीके से अगर देखा जाए नेगेटिव मार्जिनल रेवेन्यू इज पॉसिबल ओनली व्हेन द प्राइस इज डिक्लाइनिंग अंडर द मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसके बाद फॉर्म्स ऑफ मार्केट आएगा। मोनोपोली क्या होता है, जब अगर कोई ऐसा मार्केट है जो मोनोपोली मार्केट है जहां पर एक ही कंपनी है कोई भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, वहां पर जो होगा मार्जिनल रेवेन्यू वो क्या देखने को मिलेगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव कौन से केस में देखने को मिलेगा मार्जिनल रेवेन्यू, जब जो प्राइस होगा वो डिक्लाइन करेगा, प्राइस जब गिरेगा कौन से मार्केट में, या तो मोनोपोली मार्केट में या मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या होता है, वैसा मार्केट जहां पर कुछ ही बड़ी बड़ी कंपनी जो है वही पूरे मार्केट को कैप्चर किए हुए हैं। जैसे कि आप देखते हैं कार वाले में, कार बनाने में देखो 5 7 8 कंपनी है जो पूरे मार्केट को कैप्चर करके रखे हैं, इसका मतलब वहां पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। सेम उसी तरीके से अगर देखा जाए तो एयरलाइंस में 7 8 ही एयरलाइंस है या 5 6 एयरलाइंस है जो पूरे इंटरनेशनल नेशनल मार्केट भारत का कवर किए हुए हैं, जो कि एक तरीके से गलत है। और ज्यादा कंपटीशन इसमें होना चाहिए ताकि फ्री मार्केट में, क्योंकि प्राइस देखो इसलिए ज्यादा है ना, जो फ्लाइट का जो प्राइस है वो अपने आप में बहुत ज्यादा है। इसका सिंपल सा मतलब क्यों, क्योंकि वहां पर कंपटीशन बहुत कम है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ इट इज नॉट पॉसिबल अंडर परफेक्ट कंपटीशन। याद रखना है कहीं पर भी अगर परफेक्ट कंपटीशन होगा तो वहां पर जो है कभी भी नेगेटिव मार्जिनल रेवेन्यू नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्राइस जो होता है हमेशा कांस्टेंट रहता है, प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है जो परफेक्ट कंपीटिटिव मार्केट में है। क्योंकि बहुत कम कर दोगे तो आपको घाटा हो जाएगा, अब बहुत ज्यादा कर दोगे तो कोई लेगा ही नहीं आपका प्रोडक्ट। मान लो अब 3 रुपया का पार्ले जी कल से 5 रुपया कर दे, कोई नहीं लेगा, बोले उससे अच्छा हम दूसरा बिस्किट नहीं ले लेंगे, हाँ गुड डे ले लेंगे।
ठीक है। और भी आता है मैजिक मॉम आता है, बड़े अच्छे बिस्किट है, नहीं आता मॉम्स। हाँ भाई सॉरी गलती हो गया, मॉम्स मैजिक होता है। हाँ मॉम्स मैजिक मॉम्स है, पता नहीं क्या है, ठीक है मॉम्स मैजिक खाते बिस्किट। हाँ मॉम्स मैजिक ही होता है, याद आ गया मेरे को, दिमाग तेज है ना थोड़ा सा। अब देखो आगे बढ़े, आगे अब देखो यहाँ पर रिलेशन आप देखेंगे सबके बीच के रिलेशन, हमें समझ में आ गया एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, हमें समझ में आ गया मार्जिनल। एक बार फटाफट फॉर्मूला देख लो भाई, एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्यू, मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाय चेंज इन क्यू, और टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या था भाई, बोलो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी। एक तो होगा प्राइस इंटू क्वांटिटी, कि जितना प्राइस है जितना क्वांटिटी बेचा गया, और अगर एवरेज रेवेन्यू के हिसाब से देखा जाए तो एवरेज रेवेन्यू इंटू क्यू आएगा टोटल रेवेन्यू। अगर इसको देखो तो इससे निकल के नहीं आएगा कि जब एवरेज रेवेन्यू को इंटू कर दिए क्यू से तो टोटल रेवेन्यू निकल के आ गया। तो ये भी फॉर्मूला है जो यहीं से निकल के आता है कभी कभी क्वेश्चन में, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर देखा जाए रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ये बहुत जरूरी है याद रखना। परफेक्ट बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इससे, इसीलिए इसको मैं मार्क करता हूं वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यह समझने वाली बात है। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है भाई, जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, मतलब परफेक्ट कंपटीशन, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, हाँ बाजार, प्रतिस्पर्धा बोलते हैं, कंपटीशन हिंदी भी आपको पता होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा, ठीक है। तो एक तरीके से परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वैसा मार्केट होता है जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स रहते हैं, और एक तरीके से वहां पर प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है, और प्रोडक्ट की क्वांटिटीज या फिर सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे नहीं फ्लाइट वाला मोनोपोलिस्टिक होगा, परफेक्ट कंपटीशन में बिस्किट हो गया, ठीक है, मिल्क हो गया, हाँ बहुत सारे ऑप्शन जिसमें है, बुक्स हो गए, पेन्स हो गए, हाँ होमोजेनियस जहां प्रोडक्ट होगा, दैट इज कॉल्ड द परफेक्ट कंपटीशन। अब देखो अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट अ फर्म्स इज एबल टू सेल देयर आउटपुट ओनली एट अ फिक्स्ड प्राइस, क्योंकि अगर प्राइस ऊपर नीचे किया तो नुकसान होगा, प्राइस कम करेगा तो नुकसान होगा, ज्यादा करेगा तो खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है, हाँ तो बेचारा वो फिर झाल बजाता रह जाएगा, ठीक है। इंडस्ट्री इन द देखो यहाँ पे दैट इज इंडस्ट्री इन द प्राइस मेकर एंड इंडिविजुअल प्राइस टेकर, ठीक है। इंडिविजुअल फर्म्स कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस, कि कोई इंडिविजुअल फर्म है वो पूरे मार्केट स्ट्रक्चर को नहीं हिला सकता, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस पहले से अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। तो याद रखना कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। और अभी हमने देखा कि एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर होता है, प्राइस के बराबर, हाँ या ना, अभी देखा था ना हमने, अभी हमने जो बोला था कि एक जो फर्म का डिमांड होता है, डिमांड कर, वो किसके बराबर होता है, एवरेज रेवेन्यू के डिमांड कर में। बताओ इसका मतलब क्या है कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल से एज ए रिजल्ट एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू बिकम्स इक्वल बोथ द कर्व्स हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। याद रखना कि परफेक्ट कंपटीशन में अगर कोई पूछ ले कि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होता है और प्राइस भी बराबर होता है। मतलब इसमें बहुत ज्यादा उलटफेर होने की जरूरत, मतलब जो पॉसिबिलिटी है वो नहीं हो पाती है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। क्यों, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है। प्राइस कांस्टेंट मतलब क्या, चाहे आउटपुट कम खरीदे लोग या फिर ज्यादा खरीदे लोग, देखो आउटपुट मतलब मान लो 100 यूनिट खरीद रहा पहले, फिर 120 यूनिट, फिर 130 यूनिट, फिर 140 यूनिट, तब भी एक तरीके से वो प्राइस को उल्टा पुल्टा नहीं करेगा। वो ज्यादा क्वांटिटी बेचकर अपनी प्रॉफिट निकाल सकता है, प्राइस को बढ़ा के अपनी प्रॉफिट निकालने के चक्कर में मारा जाएगा वो मार्केट में। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में याद रखना प्राइस इज कांस्टेंट एंड द कर्व जो ड्रॉ होता है मार्जिनल और एवरेज रेवेन्यू वो पैरेलल होता है किसके, एक्स एक्सिस के। क्लियर, ये बात समझ में आई, हाँ या ना। चलिए नहीं अभी है इसमें, कल कंप्लीट होगा पूरा, परसों मतलब मंडे। आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट, देखो रिलेशनशिप बिटवीन क्या है, टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कंपटीशन।
अच्छा ये वाला तो सेम है। अच्छा इसको थोड़ा सा और आगे बोल दे, अंडर द परफेक्ट कंपटीशन प्राइस कैन नॉट बी चेंज बाय द फर्म्स एंड हेंस इट रिमेन्स कांस्टेंट। एक बात तो समझ में आ गई, क्या समझ में आ गया कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस चेंज नहीं हो सकता है। मार्जिनल रेवेन्यू इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू क्या है भाई, किस पर डिपेंड कर रहा है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाय चेंज इन आउटपुट, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब क्या, एज अ मार्जिनल रेवेन्यू रिमेन कांस्टेंट टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस बट एट अ कांस्टेंट रेट। देखो बोलेगा जो यहाँ मार्जिनल रेवेन्यू क्या है हमारा, कांस्टेंट है। क्या है भाई, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि प्राइस तो बढ़ ही नहीं रहा है और एवरेज रेवेन्यू और प्राइस जो होता है बराबर होता है, इसी वजह से मार्जिनल रेवेन्यू भी बराबर होता है। इसका मतलब टोटल रेवेन्यू इंक्रीज तो होगा, इंक्रीज तो होगा, कब होगा, जब ज्यादा आउटपुट बनाएगा, ये ज्यादा आउटपुट बेचेगा। एक कंपनी है वो मान लो पांच पांच पहले प्रोडक्ट एक तरीके से बेच रहा था, अब 10 प्रोडक्ट बेच रहा है, तो वहां पर टोटल रेवेन्यू तो बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा सामान बेचेगा उतना ज्यादा पैसा आएगा उस कंपनी के पास, टोटल रेवेन्यू तो बढ़ेगा बट एट अ कांस्टेंट रेट, दैट इज इट इज अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, दैट इज पॉजिटिवली स्लोप स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा जो कि रेवेन्यू का स्ट्रेट लाइन देखने को मिलता है कि ठीक है, लेकिन वो एक कांस्टेंट रेट पर देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पर आ गया, तो टोटल रेवेन्यू कहां पर है, ये वाला जीरो टोटल रेवेन्यू बढ़ता जाएगा भाई। जैसे जैसे सोचो ना, दिमाग लगाओ कि पहले एक आउटपुट हो रहा था तो 10 रुपया निकल के आ रहा था, टोटल रेवेन्यू कितना है 10 रुपया। जब 2 हुआ तो कितना आ गया, 2 यूनिट जब उसने बेचा 20 रुपया, 3 यूनिट जब बेचा 30 रुपया, 40 रुपया कब आया, जब 4 यूनिट बेचा, 50 रुपया कब आया, जब 5 यूनिट बेचा। इसका मतलब अगर देखा जाए टोटल रेवेन्यू तो बढ़ेगा लेकिन कांस्टेंट रेट पर, क्या बोला गया, कांस्टेंट रेट पर। ये सब सारे कब है, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में। लेकिन जो एवरेज रेवेन्यू रहेगा वो हमेशा किसके बराबर रहेगा, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस के बराबर। तो ये रिलेशनशिप है किसके, परफेक्ट कंपटीशन में। कहा भाई, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में। ठीक है, बात समझ में आ गया यहाँ तक। तो यहाँ पर भी देखो टोटल रेवेन्यू जो है वो बढ़ रहा है लेकिन एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट है, मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट है। तो आपको याद होना चाहिए परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, प्राइस इक्वल होता है और टोटल रेवेन्यू बढ़ता तो है बट एट अ कांस्टेंट रेट, एक ही जैसा बढ़ेगा, 10-10 से ही बढ़ रहा है, देख रहा हूं, इंक्रीजिंग रेट डिक्रीजिंग रेट से नहीं बढ़ रहा है, समझ रहा हूं। तो कांस्टेंट रेट पर बढ़ रहा है, कौन बढ़ रहा है, बस 2 ही बेसिक चीज याद रखना है आपको, कहां पर, परफेक्ट कंपटीशन में। क्लियर हो गया। आगे देखो नेक्स्ट भाई, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू अंडर इम्परफेक्ट। अभी हमने परफेक्ट कंपटीशन देखा, अगर मार्केट इम्परफेक्ट है तब क्या होगा, क्या बोला गया, जब मार्केट इम्परफेक्ट है। यहां पर देखो अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, जब परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, जो फर्म कैन सेल मोर ओनली बाय लोअरिंग प्राइस। मतलब उस वक्त जब मार्केट परफेक्ट कंपटीशन है ही नहीं और वो ज्यादा बेचना चाह रहा है, मतलब लोग खरीदना नहीं चाह रहे, ऐसा मार्केट है जहां पर, तो वहां पर प्राइस को कम कर देगा ताकि लोग उसको ज्यादा खरीदें। मतलब क्या हो गया कि इम्परफेक्ट मार्केट में क्या होगा भाई, प्राइस को क्या करेगा, कम करना पड़ेगा। अगर उसको आउटपुट बोलो बोलो बोलो, जब आउटपुट को क्या करना पड़ेगा, बोलो, प्राइस कम करना होगा जब वो अपने आउटपुट को सेल जो है वो ज्यादा करना चाह रहा है। अगर आउटपुट सेल ज्यादा करना चाह रहा है तो प्राइस को कम करके ही कर सकता है, अगर वो कंपनी जो है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर आ रहा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, बोथ एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब देखना यहाँ पर जो एवरेज रेवेन्यू होगा और जो मार्जिनल रेवेन्यू होगा वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब मार्जिनल रेवेन्यू यहां तक तो जीरो भी आ रहा है और नेगेटिव में भी जा रहा है। एवरेज रेवेन्यू कैन नॉट बी जीरो, बट कब, इम्परफेक्ट कंपटीशन में। और मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव में भी चला जाता है, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज भी करता है, ठीक है, जीरो भी होता है और नेगेटिव भी होता है। कब भाई, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में, जब जो फर्म होता है वो अपनी प्राइस को कम करके आउटपुट को बढ़ाना चाह रहा है। आई बात समझ में। ठीक है, अब यहां पर देखो थोड़ा सा क्या है, यहां पर दो कितना टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ है, हाँ जी, क्यों नहीं बन पाएगा, बहुत इजी है ये। ऐसे टेढ़ा मेढ़ा इसकी वजह से बना है ना, देखो ना, ये बन पाएगा ना,
ये बन गया ना, ये बन गया तो वो भी बन जाएगा, इसी के आधार पर तो बनाया है, इसी से बनाया है। अब कैसे बनाया भाई, देखो यहाँ पर एक एक कर देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो, मार्जिनल रेवेन्यू ऑलवेज लाइज बिलो द एवरेज कर्व। याद रखना, मार्जिनल जो रेवेन्यू होगा वो हमेशा जो होगा कम होगा किससे, एवरेज रेवेन्यू। देखो यहाँ पर ये गया, लेकिन उसके नीचे ही रहेगा हमेशा कौन, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल ये डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब एवरेज रेवेन्यू डिक्रीज तो करेगा, लेकिन कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव। याद रखना है ये तो तीन चीज आ गया ना, कि एवरेज रेवेन्यू घटेगा, ठीक है, लेकिन कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी नेगेटिव। दूसरा, क्योंकि एवरेज कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता ना, तुम ही सोचो एवरेज जीरो कब होगा, जब कोई आउटपुट ही ना निकल रहा हो। तो आउटपुट नहीं निकल रहा तो उससे कोई फायदा ही नहीं, तो टोटल रेवेन्यू वैसे भी निकल के नहीं आ रहा। हाँ, अब यहाँ पर देखो, यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कौन, मार्जिनल रेवेन्यू भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन एक समय आ रहा है जब मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, जीरो है, फिर उसके बाद यहाँ पर मार्जिनल क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव। समझ में आया तीन चीज, तो उसी से निकला है। जैसे मान लो कि पहला मार्जिनल रेवेन्यू कितना था भाई, 15 था, 15 था, दोनों सेम था, उसको ये 14 आ गया, ये 13 आ गया, ठीक है। तो हाँ, तो हम लोग उसी हिसाब से घटाते जाएंगे। देखो यहाँ पर इसमें हमने कर दिया इसको, यहाँ पर 13 कर दिया, यहाँ पर हमने इसको 11 कर दिया, जिस तरीके से यहाँ दिया हुआ। मैं इसको ज्यादा गंदा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप बाद में इसको समझ पाओ। बस उसी स्केड्यूल से ये ग्राफ बनाया गया, क्लियर। यहाँ पर द स्लोप ऑफ एमआर इज हाफ ऑफ द स्लोप ऑफ एआर। देखो, जो इसका होगा इसका आधा होगा, मतलब इससे कम होगा एक तरीके से, और इसका आधा होते हुए चला जाएगा। एमआर कैन बी बिकम जीरो और इवन नेगेटिव, बट एआर कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव, ठीक है। एट अ मिड पॉइंट एआर कर्व एंड एमआर कर्व बिकम इक्वल टू जीरो। एक मिड पॉइंट पर आएगा, जब वो एक तरीके से जीरो पर हो सकता है जब मिड पॉइंट पर होगा तब, लेकिन एक तरीके से ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हम लोग कि वो हमेशा जीरो पर रहता है। एक मिड पॉइंट पर ही वो जीरो पर आएगा, कब, एट मिड पॉइंट ऑफ एआर कर्व एमआर बिकम्स जीरो। तो जब एआर का जो मिड पॉइंट है उसमें क्या होता है, कौन, एमआर, ठीक है, याद रखना। उसके बाद बिलो द मिड पॉइंट की अगर बिलो देखा जाए तो क्या होगा, द मिड पॉइंट बिलो एआर एमआर बिकम्स नेगेटिव। एमआर क्या बन जाता है, नेगेटिव। ये कहां का है, कब का है, जब इम्परफेक्ट कंपटीशन है। अब परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, एआर एमआर ए के बराबर होता है, और टीआर तो बढ़ता है लेकिन कांस्टेंट रेट पर। दोनों का ये डायग्राम देख लिया, ये किसका है भाई, इम्परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में किसका, टीआर एमआर एंड एआर के बीच का रिलेशन, ये वाला, ठीक है। और एक ये देख लो दोनों, ताकि ना एग्जाम में आता भी है। ये क्या है भाई, परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में टीआर एमआर एंड एआर के बीच में रिलेशन। समझ में आए? जो होगा सबसे पहले रिलेशनशिप बिटवीन जो है टोटल रेवेन्यू, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन देखेंगे। परफेक्ट कंपटीशन हमने देख रखा था। अब जो इम्परफेक्ट कंपटीशन में जो है रिलेशन किस तरीके से स्टैब्लिश हुआ है, खास करके क्या भाई, अगर देखा जाए मार्जिनल और टोटल रेवेन्यू के बीच में, तो अगर देखा जाए तीन चीजें। अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन प्राइस डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। प्राइस कांस्टेंट कहाँ रहता था, मैंने बताया था परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस ज्यादा चेंज नहीं होता। जहां कंपटीशन ही नहीं है वहां पर प्राइस जो होगा वो आपको डिफर या फिर फ्लक्चुएट होते हुए देखने को मिलेगा। तो यहाँ क्या बोला, व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू फॉल्स। अब बस वही याद रखना जो मार्जिनल प्रोडक्ट वाले में था। जब मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, मार्जिनल रेवेन्यू हमारा क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। तो जब मार्जिनल रेवेन्यू फॉल हो रहा है बट रिमेन्स पॉजिटिव, लेकिन क्या है, पॉजिटिव है। फॉल तो हो रहा है लेकिन अभी तक क्या है, पॉजिटिव है। तब एक तरीके से टोटल रेवेन्यू इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट। इंक्रीज तो करेगा लेकिन डिमिनिशिंग रेट पर, ठीक है। पहला पॉइंट कब, इम्परफेक्ट कंपटीशन में, जब टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के रिलेशन के बारे में बात होगी। दूसरा जब है व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू रीचेस जीरो। जब मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, जीरो पर एक तरीके से पहुंच जाएगा, तब एक तरीके से जो टीआर होगा वो मैक्सिमम होगा और कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमें दूसरा क्या याद रखना है कि जब मार्जिनल रेवेन्यू जो होगा
वो हमारा 0 हो जाता है, तो टोटल रेवेन्यू हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, और वहां क्या क्या देखने को मिलेगा, वो कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको बिना याद किए हुए कोई चांस है नहीं। ठीक है, आप कितना भी समझने की कोशिश करो, थोड़ा बहुत तो आपको याद करके चलना ही चलना पड़ेगा। आगे आ जाए, व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू बिकम्स नेगेटिव, जब मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होगा तो ये क्या करेगा भाई, टोटल रेवेन्यू फॉल्स। वहां भी होता था टोटल प्रोडक्ट फॉल होता था, तब ये नेगेटिव में चला जाता था। सेम चीज, बस वहां पर एक इंक्रीजिंग रेट और डिक्रीजिंग रेट वाला था, यहाँ पर सिर्फ क्या है, डिमिनिशिंग रेट की इंक्रीज तो करेगा, टीआर इंक्रीज तो करेगा, लेकिन कौन से रेट पर, डिमिनिशिंग रेट पर। ठीक है, डिमिनिशिंग रेट पर। ठीक है, और एमआर जो है वो डिक्रीज तो करेगा लेकिन पॉजिटिव रहेगा। कब तक, जब ये डिमिनिशिंग रेट तक बढ़ता है। जैसे ही एमआर 0 हुआ, टोटल जो रेवेन्यू मैक्सिमम। जैसे ही ये नेगेटिव हुआ, एमआर क्या होगा, ये नेगेटिव हुआ, एमआर नेगेटिव हो गया, तो एमआर अगर नेगेटिव हो जाएगा तो हमारा टोटल जो टोटल रेवेन्यू होगा वो क्या होगा, फॉल करेगा। समझ में आ गया पहला, इन दोनों के बीच के रिलेशन में। आगे आ जाते हैं भाई, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अंडर अ परफेक्ट कंपटीशन, या फिर बोला जाए एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन, कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम स्थिति पर कैसे आता है। हमने तो ये देख लिया भाई दोनों के बीच में, सबके बीच में रिलेशन क्या होता है। अब इक्विलिब्रियम किस स्थिति पर आता है, तो याद रखना कि इक्विलिब्रियम वैसा स्थिति होता है जहां पर प्रोड्यूसर को सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ठीक है, एक बात ये याद रखना। अब मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा उसके बारे में हमें, मैक्सिमम प्रॉफिट तब होता है जब गैप ज्यादा होता है टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में। ठीक है, अब आगे देखो, गोल ऑफ द प्रोड्यूसर, द प्रॉफिट इज द अल्टीमेट एम ऑफ द बिजनेस। सिंपल सी बात है, कोई भी अगर बिजनेस कर रहा है तो वो किस लिए कर रहा है, प्रॉफिट के लिए। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो वो बिजनेस करेगा ही क्यों, सिंपल सी बात है। तो देयरफॉर ऑल इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द फर्म जनरली टारगेट टुवर्ड्स द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द फर्म्स प्रॉफिट, कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर फोकस करेगी। कौन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर। ठीक है, मैक्सिमाइजेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा कोई भी कंपनी के द्वारा। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट गोल ही है उसका प्रॉफिट कमाना। आगे देखो नेक्स्ट, कि प्रोड्यूसर जो इक्विलिब्रियम है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन इन व्हिच अ रैशनल प्रोड्यूसर मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट एंड मिनिमाइज इट्स लॉस। कि इक्विलिब्रियम कब होगा, कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाए, सिंपल सी बात है, मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मिनिमम लॉस, बस ये दोनों चीज। अगर मिनिमम लॉस, ये दोनों टारगेट रहता है, अगर ये दोनों फुलफिल हो रहा है, मैक्सिमम अगर प्रॉफिट कर पा रहा है और मिनिमम अगर लॉस कर पा रहा है, मतलब कि प्रोड्यूसर किस स्थिति में है, इक्विलिब्रियम स्थिति में देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। समझ में आया, ठीक है। आगे आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिचुएशन। अगर कोई बोलेगा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिचुएशन कब इनिशिएट होता है भाई, तो जब एक तरीके से प्रोड्यूसर क्या है, इक्विलिब्रियम में। तो कोई बोलेगा व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिचुएशन, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिचुएशन उन सिचुएशन को बोलते हैं जब एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होता है। और एक प्रोड्यूसर या जो कोई प्रोड्यूस कर रहा है कोई भी चीज का, वो कब वो इक्विलिब्रियम में होगा या बैलेंस में होगा, जब वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पा रहा है और लॉस को मिनिमाइज कर पा रहा है। ठीक है, सिंपल से। तो दो अप्रोच होता है प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम को बताने के लिए। ठीक है, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा टीआर और टीसी अप्रोच, कि टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। ठीक है, इन दोनों के अप्रोच के हिसाब से हम ये बताएंगे कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा। बहुत बार सवाल पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो अप्रोच है, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट जो अप्रोच। अब देखो भाई, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम यूजिंग टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अब ये सब एक एक करके टर्मिनोलॉजी याद करके चलना है, हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या बोला भाई, परफेक्ट कंपटीशन। अब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वैसा मार्केट होता है जहां पर प्राइस क्या देखने को मिलता है, ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है। ठीक है, अब यहाँ समझना कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर जो है वो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के माध्यम से या मीडियम से कैसे एक प्रोड्यूसर जो है इक्विलिब्रियम के सिचुएशन तक पहुंच सकता है।
जहां से वो प्रोड्यूसर मैक्सिमाइज कर पाए अपनी प्रॉफिट को। अब बोला कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट टोटल रेवेन्यू इज अपवर्ड स्लोपिंग। याद रखना टोटल जो रेवेन्यू रहेगा वो देखो यहाँ टोटल रेवेन्यू हमेशा क्या रहेगा अपवर्ड, क्योंकि हमेशा क्या होता है उसकी प्रोडक्ट जो है बिकते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा परफेक्ट कंपटीशन में कि आपका एक भी माल नहीं बिकेगा, बिकेगा और हमेशा आपका बिकता रहेगा। बहुत कम ही बार ऐसा होता है कि जब आपने प्राइस में कुछ छेड़छाड़ कर दिया तभी कोई दिक्कत होगा। जनरली परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्राइस की छेड़छाड़ नहीं होती है, जिसकी वजह से टोटल रेवेन्यू मतलब जो कंपनी जो पैसा कमाती है कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचकर, वो हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। ये देखो मान लो कि सिंपल सी बात है, एक गली मोहल्ले में 4 दुकानें हैं राशन की। राशन जनरली वो कौन सा परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट है भाई, तो राशन कहीं ना कहीं उसमें कस्टमर तो टपक ही जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो दुकानदार दिन भर में कुछ नहीं कमाया, बहुत कम चांस है, बहुत मिनिमम चांस है कि ऐसा कुछ हो, है कि नहीं। तो उसका रेवेन्यू कुछ ना कुछ तो पैसा आएगा फिर बेचने से, और जो बेचने से पैसा आता है वो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको रेवेन्यू बोलते हैं। अब यहाँ समझो अपवर्ड स्लोपिंग होगा सबसे पहली बात। अ फर्म इज सेड टू बी एन इक्विलिब्रियम व्हेन प्रोड्यूसर मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। हमने क्या पढ़ा कि भाई एक फर्म इक्विलिब्रियम में या फिर एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब वो अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहा है, जब वो पैसा बहुत ज्यादा कमा रहा है प्रॉफिट। दैट इज जो प्रॉफिट कब कहलाता है भाई, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इज मैक्सिमम। मतलब क्या कि जो टोटल रेवेन्यू और जो टोटल कॉस्ट है वो मैक्सिमम पर पहुंच जाए। अब यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर क्या बोला गया, द प्रोड्यूसर जो इज, अब एक बात यहां पर यहां थोड़ा सा ना उल्टा हो गया, इसको ऐसा कर लो, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, है ना, कि जितना टोटल कॉस्ट लगा और जितना टोटल रेवेन्यू आया उससे क्या निकल गया, अब प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को जब मैक्सिमाइज करेगा तो प्रोड्यूसर क्या होगा, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, जितना पैसा बेच के कमाया और जितना पैसा लगा है उन दोनों को माइनस कर दिया तो प्रॉफिट निकल के आ गया। ठीक है, तो प्रोड्यूसर विल बी इन इक्विलिब्रियम कब होगा, एट अ पॉइंट ए से A1। मतलब जब ना ये जो टोटल रेवेन्यू और जो टोटल कॉस्ट का जो कर्व है उनके बीच में जब मैक्सिमम गैप होगा, देख रहे हो मैक्सिमम गैप आपको कहां देखने को मिल रहा है, A से लेकर A1 के बीच में, देख रहे हो। तो याद रखना है कि टोटल रेवेन्यू शुरुआत में जो होगा वो टोटल रेवेन्यू ऐसे होगा, टोटल कॉस्ट जो होगा, कॉस्ट ऊपर नीचे जाते रहता है, क्योंकि रॉ मटेरियल का कॉस्ट कभी नीचे कभी कम, कभी जो वेजेस है वो कम कभी ज्यादा, तो उसके हिसाब से कोई भी चेंजेस होते रहता है। जिसकी वजह से अगर कोई बोलेगा कि भाई बताओ कि जो टीआर और टीसी के माध्यम से या फिर मीडियम से कैसे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा, तो आप बता सकते हैं कि जब दोनों के कर्व के बीच में मैक्सिमम गैप होगा, ठीक है, तो प्रोड्यूसर विल बी इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ए से A1 वेयर द गैप बिटवीन टीआर एंड टीसी आर मैक्सिमम। यहां पर क्या है, जो गैप है वो क्या मैक्सिमम है, और ये मैक्सिमम गैप जो बन के आया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में है। इस स्थिति में जब गैप मैक्सिमम है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर। समझ में आए? तो ये ग्राफ जब बनाया जाता है तो एक तरीके से आपको समझ में आना चाहिए, अगर किसी भी कंपनी का ग्राफ अगर इस तरीके का है कि टीसी नीचे है टीआर ऊपर है, इन दोनों के बीच में गैप ज्यादा है, जैसे यहाँ गैप कम है, यहाँ गैप कम है, यहाँ गैप कम है, यहाँ गैप कम है, सबसे ज्यादा गैप इन दोनों के बीच में ही है। इसकी वजह से वहां पर क्या है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम स्थिति में देखने को मिलेगा परफेक्ट कंपटीशन में। अब देखो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ठीक है, यूजिंग टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच के हिसाब से अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। अभी हमने परफेक्ट कंपटीशन देखा, अभी हम लोग क्या देखेंगे, इम्परफेक्ट कंपटीशन। अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, प्राइस जो होता है वो चेंज होता है, ठीक है, चेंज घटता या बढ़ता है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस घटता बढ़ता नहीं, कांस्टेंट रहता है। तो अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन टीआर इनिशियली इंक्रीजेस एंड इवेंचुअली फॉल्स। टीआर क्या होगा, वहां क्या हो रहा था, टीआर हमेशा बढ़ता जा रहा था परफेक्ट कंपटीशन में। यहाँ पर क्या होगा, टीआर इनिशियली तो इंक्रीज करेगा फिर फॉल कर जाएगा टोटल रेवेन्यू, ठीक है। लेकिन हाउएवर अ फर्म अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन विल बी इन द इक्विलिब्रियम ऑफ द पॉइंट वेयर द प्रोड्यूसर मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट गिवन हिज कॉस्ट। मतलब जितना भी पैसा लगाया है उससे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, जब इन दोनों के बीच में गैप सबसे ज्यादा होगा। कम कहाँ है, कम कहाँ है, सबसे ज्यादा है। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर क्या बोला गया, प्रोड्यूसर विल बी इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट वेयर ही अटेन्स द मैक्सिमम पॉइंट, ए से A1 के, जहां पर मैक्सिमम पॉइंट अटेन किया। समझ में आया?
जो मैक्सिमम गैप क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पर बस एक ही फर्क है, वहां पर जो इम्परफेक्ट मार्केट में और परफेक्ट कंपटीशन में, तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ता जा रहा था, और यहाँ पर इम्परफेक्ट में क्या हो रहा था, नीचे से ऊपर, मतलब शुरुआत में बढ़ेगा फिर घटेगा टोटल रेवेन्यू, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और समझना है, ये कुछ थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है, टेक्निकल इन द सेंस कि थोड़ा समझने वाला चैप्टर है, ऐसा नहीं कि फ्लो फ्लो में समझ में आ जाएगा, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे आ जाओ भाई, हमने दूसरा अप्रोच देखा था ना, ऑन मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या होता है भाई, चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाय चेंज इन आउटपुट, है ना, है ना। ठीक है, उसके बाद अंडर परफेक्ट कंपटीशन एमआर एंड एआर आर इक्वल, हमने बताया था ना कि प्राइस कांस्टेंट रहता है परफेक्ट कंपटीशन में, और जब प्राइस कांस्टेंट रहेगा, सिंपल सी बात है, तो वहां मार्जिनल रेवेन्यू और एआर सब इक्वल था। मैंने ग्राफ में बताया हमेशा, एक पॉइंट हमेशा कुछ नहीं आएगा, अगर परफेक्ट कंपटीशन दिख गया तो एग्जाम में एक पॉइंट तो जरूर लिख देना कि प्राइस कांस्टेंट रहता है। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस ऊपर नीचे बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। दे आर हॉरिजॉन्टली, मतलब दे आर हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब ये प्राइस कांस्टेंट, ए इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू ए आर, और जिसके तहत ये एक्स एक्सिस होता है भाई, और ये हमारा वाई एक्सिस, तो ये पैरेलल किसके होगा, देखो ये वाला पैरेलल एक्स एक्सिस के होता है। समझ में आया, प्राइस हमेशा। तो हेंस देयर आर टू एसेंशियल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दो कंडीशन बनते हैं एमआर और एमसी में। पहला हो गया एमआर और एमसी के अप्रोच से, एमआर शुड कट एमआर फ्रॉम बिलो दैट इज एट अ इक्विलिब्रियम पॉइंट, एमसी मस्ट बी राइजिंग। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ देखो, यहाँ पर क्या बोला, एमसी मस्ट बी राइजिंग, जहां से एमसी राइज कर रहा है और जो इस पॉइंट पर काटा है, मतलब क्या, ऑल्दो एमसी इज इक्वल टू एमआर, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कौन सा सिचुएशन आ रहा है, एमसी इज इक्वल टू एमआर, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक तो बात ये समझ में आ गया कि जहां एमसी और एमआर बराबर, और यहाँ पर देखो, क्योंकि हम दो अप्रोच के थे, एमसी और एमआर के अप्रोच के हिसाब से परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम ढूंढ रहे हैं भाई, और ढूंढ रहे हैं। अब चूंकि यहाँ पर ए आर एम आर और पी जो होता है बराबर होता है, तो शुरुआत में जो है कम होता है एमसी, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट, उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट बढ़ता है, और जब बढ़ता रहता है तब एक तरीके से पॉइंट पर कट करेगा जब एमसी इज इक्वल टू एमआर होगा। और ठीक है, तो ऑल्दो एमआर और एमसी इज also satisfied at a point A but does not satisfy the second condition, MC must be rising, so the producer will be in equilibrium at point B। यहां पर इक्विलिब्रियम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, पहला कंडीशन तो हमारा ये बोला कि एमसी और जो एमआर होगा वो इक्वल होगा, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या बोला कि यहां पर देखो एमसी मस्ट राइजिंग, एमसी बढ़ते हुए होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या शुरुआत एक पॉइंट पे देखो घट रहा है ना एमसी, तो घटते हुए कंडीशन पे कभी भी यहां पर एक तो सिचुएशन फुलफिल हो रहा है कि एम आर इज इक्वल टू एमसी है, ये तो, लेकिन यहां पर दूसरा सिचुएशन, कौन सा सिचुएशन, कि जो एम आर हो एमसी जो होगा वो राइजिंग होना चाहिए, राइजिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, राइजिंग कहाँ हो रहा है, यहाँ एमसी इज राइजिंग, यहाँ बढ़ते हुए आ रहा है ना, तो ये पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। बहुत टेक्निकल चीजें हैं जो कंपनीज में लागू होती हैं अपनी प्रॉफिट को देखने के लिए, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होना चाहिए और एमसी बढ़ते हुए होना चाहिए। अगर मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है तब कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम में है, किस अप्रोच के तहत, एमसी एंड एमआर के अप्रोच के हिसाब से। आई बात समझ में, यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 बार पढ़ोगे ना मजा आ जाएगा, तब ना पूरा समझ में आने लगता है, ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। अब आगे देखो भाई नेक्स्ट, अब क्या है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अंडर इम्परफेक्ट, परफेक्ट कंपटीशन पढ़ लिया हमने, ठीक है, हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ लिया था दोनों, कौन, टोटल रेवेन्यू वाला भी और टोटल कॉस्ट, ठीक है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर इम्परफेक्ट कंपटीशन में जो है मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के हिसाब से कैसे होगा। अब समझो, अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन एआर एंड एमआर कर्व्स आर डाउनवर्ड स्लोपिंग, दोनों एआर और जो एमआर कर्व होगा वो दोनों क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा हमेशा। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट कैसा मार्केट होता है, जहां पर प्राइस प्रोडक्ट के चेंज होते हैं, जहां नहीं होते हैं दैट इज कॉल्ड द परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ पर इम्परफेक्ट कंपटीशन है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस बढ़ता और घटता है,
ठीक है, देखो यहाँ पर प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, प्राइस कांस्टेंट रखा गया है क्या, नहीं ना, ठीक है। तो यहाँ वेयर द एमआर लाइज बिलो एआर, याद रखना जहां पर एमआर एवरेज जो रहेगा, एवरेज, अब जो एवरेज है, एवरेज रेवेन्यू वो किससे रिलेटेड होता है हमेशा, अभी हमने बताया प्राइस से रिलेटेड होता है, बताया ना, ए आर इज इक्वल टू पी के बराबर। तो यहां पर समझो क्या बोलेगा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कंडीशंस आर सेम एज बिफोर दैट, जैसे एक तो एम आर इज इक्वल टू एम सी होना चाहिए, एम आर इज इक्वल टू एम सी होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, एम सी शुड कट एम आर। यहां पर अब देखो ये सब चीज बिना याद किए हो तो कोई चांस ही नहीं है। एक तो कंडीशन होना चाहिए, वहां भी दो कंडीशन हमने देखा कि एक तो भाई इंक्रीजिंग में होना चाहिए एमसी और इक्वल होना चाहिए, दूसरा हमने क्या देखा, एम आर इज इक्वल टू एमसी होना, एम आर और एमसी कहां बराबर है बताओ, एम आर और एमसी, देखो यहां पर एम आर और एमसी कहां बराबर है भाई, बोलो, एम आर और एमसी कहीं बराबर ही नहीं है भाई, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट, दो पॉइंट पर नहीं है, यहां भी एम आर एमसी बराबर है, कहां देख रहे हो भाई तुम लोग हैं, मोतियाबिंद तो नहीं हो गया है, और यहां पर भी बराबर है, तो दोनों जगह दो, एक कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है पहला वाला, लेकिन जो दूसरा कंडीशन है, सर दर्द ठीक हो जाएगा, इसको पढ़ोगे ना, नहीं हो रहा, ठीक है। तो एमसी शुड कट एम आर, देखो एमसी क्या कहां कटना चाहिए भाई, एमसी शुड कट एम आर, कौन कट करेगा, शुड कट किसको, एम आर बिलो दैट इज एट अ इक्विलिब्रियम पॉइंट, एमसी मस्ट बी राइजिंग, समझ में आया। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा हुआ, क्रॉस हो रहा है, कहाँ क्रॉस हो रहा है एक मिनट बाद, कहाँ क्रॉस हो रहा है भाई, अब यहाँ, अभी समझो, यहाँ दो जगह क्रॉस कर रहा है, उसी को आगे बढ़ाते हैं, समझो समझो, एक तो हमने देखा भाई क्रॉस कहाँ हो रहा है, दो जगह हो रहा है, यहाँ एम आर इज इक्वल टू एम सी, वहां भी एम आर इज इक्वल टू एम सी, यहाँ पर कौन है, ये एम आर है, एम आर इज इक्वल टू एम सी। अब यहाँ पर समझने वाली है, हेंस द प्रोड्यूसर विल बी इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई, यहाँ पर ई में हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि ये सबसे पहला पॉइंट है जब एम सी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मिल रहे हैं तो मिलन तो हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ प्यार मोहब्बत जो होना था हो गया, लेकिन ये बिजनेस के मामले में बढ़ना चाहिए, ये बढ़ते हुए, ये देखो बढ़ रहा है ना, अब बोलोगे सर बढ़ता, लेकिन पहली बार कब बढ़ा, यहाँ पर, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर होगा, ठीक है, याद रखना। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज मोर एफिशिएंट देन imperfect competition, under the perfect competitive market to sell P is equal to MC, whereas under imperfect competition the firm sells till, देखो जब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है, ठीक है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जब तक कंपनी बेचेगा, कब तक वो अपने प्रोडक्ट को बेचेगा, जब तक उसका प्राइस जो है मार्जिनल कॉस्ट के बराबर ना हो जाए, और इम्परफेक्ट कंपटीशन, वेयरएज इम्परफेक्ट कंपटीशन फर्म सेल्स टिल्स एम आर इज इक्वल टू एमसी, तो तब तक बेचता रहेगा जब तक उसका एम आर इज इक्वल टू एमसी नहीं हो, तभी वो प्रोड्यूसर जो है इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे आ सकता है, उसको प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होगा, नहीं तो प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। समझ में आया, समझ में आए भैया। तो ये थोड़ा सा चैप्टर है थोड़ा सा तगड़ा, लास्ट पेज है ये, जो कि बहुत आराम से छोटा सा छुटकू सा टॉपिक है, जो कि प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल प्रॉफिट, इट एग्जिस्ट व्हेन टीआर, टोटल रेवेन्यू, टीआर निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है भाई, नॉर्मल प्रॉफिट, देखो ये सब आता है ना क्वेश्चन, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू टीआर माइनस टीसी। अब यहाँ टीआर निकालना है, तो टीआर निकालेंगे तो टीसी को इधर ले आएंगे, हाँ या ना, तो यहाँ पर हम नॉर्मल प्रॉफिट प्लस टीसी कर सकते हैं कि नहीं, और टीसी बराबर होता है, टीसी बराबर क्या होता है, टीएफसी प्लस टीवीसी, हाँ या ना, तो इसको हम लोग दूसरा एंगल में लिख सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट प्लस प्लस टीएफसी प्लस टीवीसी इज इक्वल टू टीआर, हाँ या ना, समझ में आया ये मैं कैसे लिख रहा हूं, बस कुछ नहीं, टीआर माइनस टीसी, तब मेरे को क्या निकालना है, टीआर निकालना है, तो टीआर निकालेंगे तो हमारा क्या होगा भाई, उधर से क्या आ जाएगा, अरे भैया देखो हाँ हो खोए खोए, टीआर जब निकालना था, तो टीआर जब निकालना था तो टीआर को टीसी को इधर आके क्या कर दिया प्लस, अब जब टीसी को प्लस किया तो टीसी का फॉर्मूला होता है टीएफसी प्लस टीवीसी, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट,
तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट इसी की जगह पर नहीं लिख सकते हैं, और प्लस नॉर्मल प्रॉफिट तो है ही पहले से, इज इक्वल टू टी आर, टोटल रेवेन्यू नहीं निकल गया है। कैसे का होगा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? इफ अ फर्म मेक्स मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट, अगर नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा पैसा कमाए, मतलब क्या? टी आर इज ग्रेटर देन टी सी, तो एक तरीके से क्या होगा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। वैसे अगर कोई बोले कि नॉर्मल प्रॉफिट दूसरा क्या एम, मतलब जो टीसी या टीआर के बराबर होगा तब भी होगा क्या? तब भी होगा। ठीक है, एक सिचुएशन ये भी याद रखना। दिस सिचुएशन इन ब्रेक इवन पॉइंट, इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट, जब ऐसा कोई सिचुएशन निकल के आता है। फिर आगे आते हैं एबनॉर्मल लॉस कब होता है? इफ द फर्म मेक अ लेस रेवेन्यू देन द कॉस्ट। सिंपल सी बात है, लॉस कब होगा भाई? जब मान लो कॉस्ट ज्यादा लग रहा है और रेवेन्यू कम आ रहा है, सिंपल सी बात है, इसका मतलब क्या? कंपनी लॉस में चल रही है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छा चैप्टर था। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।